हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड और फोई। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे दोस्त हैं या दुश्मन हैं, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जो भी बच्चा किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। शुरू करते हैं हम चैप्टर। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो क्या होते हैं? जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो माइक्रो हैं, बहुत छोटे हैं, जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म बोलेंगे। और ये वाले जो ऑर्गेनिज़म होते हैं ये कहाँ रहते हैं? दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट। वे हर एक प्रकार के एनवायरनमेंट के अंदर रह सकते हैं, चाहे वो आइस हो, चाहे वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट हो, बिल्कुल डेजर्ट है, बिल्कुल मार्शी एरिया है, हर टाइप के एनवायरनमेंट के अंदर वो सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो कहाँ हमें मिलेंगे? दे आर फाउंड इन एयर, वाटर एंड दी बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म हमें सब जगह मिलते हैं, एयर के अंदर, वाटर के अंदर, एनिमल्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, और चाहे ऐसे ही सेम, चाहे बिल्कुल बर्फ़ हो, बिल्कुल माइनस में टेम्परेचर हो, वहाँ भी मिलेंगे। जहाँ पे बिल्कुल हॉट एनवायरनमेंट है, डेज़र्ट है, रेत है, और या फिर वाटर के अंदर जो ओशियन होता है वहाँ भी हमें मिलेंगे। और ऐसे ही जो मार्शी लैंड होता है, मार्शी का मतलब है जहाँ पे बहुत दलदल है, एक तरीके से बारिश आ गई है लेकिन अंदर ही उसका जो ह्यूमिडिटी भी है और वहाँ पे बहुत मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा हाई है, उस एरिया को हम मार्शी एरिया बोलते हैं। सब जगह हमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म मिलेंगे। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनका साइज़ क्या होता है? वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टी सेलुलर हैं? तो वो दोनों टाइप में आपको मिलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो होते हैं कुछ यूनिसेलुलर होंगे, मतलब जो एक ही सेल से मिलके बने हैं, और कुछ मल्टी सेलुलर होंगे जिनमें बहुत सारी सेल हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज़म 4 टाइप के होते हैं: बैक्टीरिया, फंगस, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है और एल्गी है, ये 4 कैटेगरी हैं। इनके अंदर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज़म को डिवाइड कर रखा है। जो वायरस होता है, वायरस जो होता है वो भी माइक्रो है, उसका साइज़ बहुत छोटा है, लेकिन हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म में काउंट नहीं करते। क्यों नहीं मानते उसको? और ये माइक्रो ऑर्गेनिज़म को ही माइक्रोब बोला गया है। वायरस को हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि जो वायरस होता है ना, जब तक वो बाहर है, किसी लिविंग बॉडी के अंदर नहीं गया है, तब तक वो एक नॉन लिविंग बीइंग की तरह रहता है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही वो किसी होस्ट के अंदर चला गया, किसी लिविंग बॉडी के अंदर चला गया, ह्यूमन के अंदर, एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर, तो उसकी बॉडी के अंदर जाते ही वो एक्टिवेट हो जाता है, वो रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। तो जो वायरस है, जब तक वो होस्ट से बाहर है, किसी के अंदर नहीं गया है, ऐसे ही एयर के अंदर है या सोइल के अंदर है, तब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है, तब तक वो नॉन लिविंग बीइंग की तरह रहता है। लेकिन जैसे ही किसी होस्ट के अंदर गया तो वो लिविंग हो जाता है, रिप्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। तो इसलिए हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़म नहीं मान रहे हैं। ऑल्दो उसका साइज़ बहुत छोटा है, उसको भी आप विदाउट माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते। लेकिन माइक्रोब क्यों नहीं माना? क्योंकि वो रिप्रोडक्शन लिविंग बीइंग के अंदर जाने के बाद ही करता है, इसीलिए। अब इतना सब हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं वो हमारे लिए उनका क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या हमारे लिए उनकी हानियाँ हैं, क्या क्या। शुरू करते हैं। जो बैक्टीरिया है, एक तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे पहला तो हमारी डेली लाइफ में ही है। जो लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, तो दूध से दही बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल है। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिज़म है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहा है। उसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अब जो बैक्टीरिया होते हैं उनका और कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? उनका यूज़ होता है चीज़ बनाने में, पिकल्स बनाने में, और भी कुछ फूड आइटम हैं उनको बनाने में हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब ये ईस्ट वाला पार्ट आप देखेंगे। ईस्ट ये तो हमने डेली लाइफ में अपने घर के अंदर यूज़ इनका देखा। इसके अलावा जो ईस्ट होता है उसका यूज़ किया जाता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। जैसे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में हम उनका यूज़ करते हैं अल्कोहल बनाने के लिए और वाइन बनाने के लिए।
और अल्कोहल या वाइन कैसे बनती है? जो शुगर होती है, कोई फ्रूट है हमारे पास, कोई ग्रेन है हमारे पास, उसके अंदर की जो शुगर होती है ना, उसको ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। कौन करता है? ईस्ट करता है, जो खुद एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब जो एंटीबायोटिक होती हैं, एंटीबायोटिक क्या होती हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं, मेडिसिन्स होती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनकी ग्रोथ को वो प्रिवेंट कर देती हैं या फिर उनको बिल्कुल किल कर देती हैं। उनको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, ऐसी मेडिसिन को। और ये एंटीबायोटिक्स जो होती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं और इनका यूज़ किया जाता है क्योंकि ये मेडिसिन है, तो ये बहुत सारी डिजीज़ को क्योर करने में इनका यूज़ भी किया जाता है। इसके अलावा कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं, जो रूट मॉड्यूल्स होते हैं, लेगुमिनस जो प्लांट हैं, जो फली वाला जो पौधा होता है, उसकी जड़ के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं और वो क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को वो नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है? हमारी जो सोयल है उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो सोयल की फर्टिलिटी बढ़ाने में हमारे लिए बेनिफिशियल हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, वो अपोजिट काम करते हैं। वो नाइट्रेट को या नाइट्राइट जो सोयल के अंदर प्रेजेंट है, उसका डिकम्पोजिशन करते हैं और उसको फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोनों टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास। एक टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है? एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है। और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन के कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। और एक होते हैं डिकम्पोजर का काम क्या होता है? ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है हमारे पास, जैसे पत्ते हैं या फिर फल सब्जियों का जो छिलका होता है, पील्स होते हैं, उसको क्या करते हैं? ये उसकी डिकम्पोजिशन कर देते हैं। उसको ये छोटे छोटे स्मॉल सब्सटेंसेस में उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं। और इससे क्या होगा? हमारे एनवायरनमेंट की क्लीनअप में ये हमारी हेल्प कर रहे हैं। या फिर जैसे कोई भी हमारे पास मान लिया कोई एनिमल है, वो मर गया है, तो उसकी जो डेड बॉडी होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई कुत्ता मर गया है, तो थोड़े दिनों के बाद क्या होगा? उसकी जो बॉडी है, उसके ऊपर बहुत छोटे छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे, वो पैदा हो जाएंगे और जो क्या करेंगे? उस पूरी की पूरी बॉडी को डिकम्पोज कर देंगे, छोटे छोटे सब्सटेंसेस में उसको तोड़ देंगे। और हाँ, क्या होगा? थोड़े दिन के बाद वो बिल्कुल उसको गायब कर देंगे, पूरे को उसको खा जाएंगे और हमारा एनवायरनमेंट इस तरीके से साफ़ होता है, क्लीन होता है। आप सोच के देखिए, अगर ऐसा नहीं होता तो सारी की सारी डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी रहती और बहुत ज़्यादा कितनी बैड स्मेल आती पूरे एनवायरनमेंट में से। तो ये हमारे एनवायरनमेंट की क्लीनिंग में भी हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, कमर्शियल पर्पज़ के लिए हम इनको यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन में हम इनको यूज़ कर रहे हैं, और ये सोयल की फर्टिलिटी बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं, और साथ ही हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन अप करने में यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जो हमारे लिए हानिकारक हैं, वो कौन से हैं? ये जो लैक्टोबैसिलस है ना, इन्होंने यहाँ पे भी दे दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि इससे क्या होता है? हमारा जो दूध है, अगर हम उसको एज ए मिल्क ही हम उसको यूज़ करना चाह रहे थे, लेकिन लैक्टोबैसिलस ने क्या किया? उसको ख़राब कर दिया, उसको दही में कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन हम चाह रहे थे कि उसको मिल्क की तरह ही यूज़ के, तो इसने दूध को खट्टा कर दिया ना। तो हम यहाँ भी इसको लिख सकते हैं। वैसे आप लोग इसको हार्मफुलनेस में मत लिखना, इसको बेनिफिशियल उसमें ही लिखना, जो बेनिफिट्स हैं उसी में डालना इसको। इसके अलावा कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं? बीमारियाँ फैलाते हैं, डिजीज़ काजेज़ करते हैं। और जो भी डिजीज़ काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हम उनको पैथोजन बोलते हैं। अब ये आपको पता होना चाहिए, ये नाम से याद रखने हैं कि कौन सा जो डिजीज़ है वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रही है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जो कॉमन बीमारियां हैं ना, जैसे कोल्ड है, फ्लू है, कफ है, ये होती हैं वायरस के कारण। और जो थोड़ी सीरियस टाइप की डिजीज़ है, जैसे पोलियो है और चिकन पॉक्स है, ये होती है, ये भी वायरस के कारण ही हो रही है। ठीक है। तो वायरस जो होती हैं वो कॉमन जो डिजीज़ हैं उनको भी काज करते हैं और सीरियस डिजीज़ को भी काज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो मलेरिया है और डिसेंट्री है, ये दोनों होती हैं प्रोटोजोआ के कारण। टाइफाइड और टीबी होती है बैक्टीरिया के कारण। तो ये आपको ये नाम से याद रखना है। इसके अलावा अब आपको देखो, ये एक पूरी टेबल दे रखी है, यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि कौन सी बीमारी है
और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको काज कर रहा है और किसके थ्रू वो फैल रही है, और हम उस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं, कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। जैसे आप यहाँ से देखो, पहले देखोगे बैक्टीरिया से क्या क्या हो रहा है। टीबी, टाइफाइड और कोलेरा, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। अब जो बैक्टीरिया से हो रही हैं, 3 तो ये हो गई, 2 तो इनमें से टीटी से ही बन रही हैं और एक कोलेरा, ऐसे याद रख लेना। इसके अलावा प्रोटोजोआ से सिर्फ मलेरिया फैलता है और बाकी जो बच गई वो सारी वायरस की हैं। हेपेटाइटिस बी जो होता है वो भी वायरस से फैल रहा है, पोलियो भी, और चिकन पॉक्स और मीज़ल्स। ठीक है। और इनमें वाटर से कौन सी हो रही हैं? मलेरिया का तो सबको ही पता है कि ये मॉस्किटो के कारण होती है, और ये एक बार आप देख लेना, सिर्फ यहाँ पे इसका प्रिवेंटिव मेजर्स देख लो। अगर किसी भी टाइप की आपको बीमारी हो रखी है तो इनमें सबसे पहला काम क्या होता है, पेशेंट को हम आइसोलेशन में रखते हैं, उसको अलग कमरे में रखते हैं। उसकी जो हाइजीन होता है उसका आपको स्पेशल ध्यान रखना होता है, और उसका जो चीज़ें होती हैं, जो भी सामान वो यूज़ कर रहा है, उसको एक हेल्दी पर्सन को यूज़ नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि उसके टॉवल से ही हमने यूज़ कर लिया है तो क्या होगा, उसकी बीमारी हमें भी फैल जाएगी। तो इस तरीके से हमें उसके सामान को यूज़ नहीं करना है, उसको आइसोलेशन में रखना है, हाइजीन का ख्याल रखना है, और उसकी वैक्सीनेशन करवानी है टाइम टू टाइम। और उसको जो भी हम पानी या खाना दे रहे हैं, पानी जो देंगे उबाल के देंगे, क्योंकि पानी के अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं और वो और भी ज़्यादा बीमार कर देंगे। अगर जो पानी से ही बीमारियाँ फैल रही हैं और गंदा पानी ही पी रहा है तो वो ठीक नहीं हो पाएगा ऐसे। तो वाटर को बॉयल करके उसको देना है, और साथ ही उसका जो खाना होगा वो प्रॉपरली कुकड होना चाहिए, और वैक्सीनेशन करवानी है। और मलेरिया मच्छर से फैल रहा है तो हमें मच्छरों से अपने आप को बचाना है। रिपेलेंट का हम यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आपको देखना है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि वायरस के कारण या बैक्टीरिया के कारण या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, उसके कारण सिर्फ इंसानों में बीमारियाँ हो रही हैं। कुछ बीमारियाँ जो होती हैं वो एनिमल्स में भी होती हैं, और कुछ बीमारियाँ पौधों में भी होती हैं। तो पहले हम एनिमल्स की देखेंगे। अब फूट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ कैटल इज़ काज्ड बाय ए वायरस। जो कैटल होते हैं हमारे, जो पशु होते हैं, गाय या भैंस, उनके मुंह के ऊपर या उनके फुट पे कुछ डिजीज़ हो जाती हैं। वो किसके कारण हो रही हैं? वायरस के कारण। और एक डिजीज़ का नाम है एंथ्रेक्स। ये कैटल में होती है, और इसमें क्या होता है, ये बैक्टीरिया के कारण हो रही है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि एंथ्रेक्स किसके अंदर होती है और किसके कारण होती है। तो बैक्टीरिया के कारण हो रही है और कैटल के अंदर हो रही है। अब कुछ प्लांट जो होते हैं हमारे, कुछ पौधे होते हैं, उनके बारे में दे रखा है, ये नाम से आपको याद रखनी है। जैसे सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो होती है वो बैक्टीरिया के कारण फैलती है, और फैलेगी कैसे? एयर के थ्रू। एक अगर पौधे में हो गई, बैक्टीरिया ने एक पौधे में सिट्रस कैंकर कर दी है, हवा चल रही है, तो उस पौधे का कुछ पोर्शन जो है हवा के साथ उड़कर दूसरे पौधे पे चला जाएगा और उसमें भी फैल जाएगी। तो इस तरीके से ये फैलती है। तो सिट्रस कैंकर जो हो रही है वो बैक्टीरिया के कारण। रस्ट ऑफ वीट जो होती है वो फंगस के कारण होती है। इसको कौन फैलाता है? जो इंसेक्टिसाइड फैलाते हैं, इंसेक्ट और सीड्स। मतलब एक इंसेक्ट था, कोई तितली है, भंवरा है, वो क्या करेगा, एक फूल के ऊपर बैठा, एक पेड़ के ऊपर बैठा, उसमें ये रस्ट ऑफ वीट है, उस पौधे से उठ के वो दूसरे पौधे पे जाके बैठ गया तो दूसरे को भी हो गई। तो इस तरीके से फैल रही है। और येलो वेन मोसैक ऑफ भिंडी, तो ये वाली जो बीमारी होती है ये वायरस के कारण होती है। तो आपको ये याद रखना है, इन डिजीज़ का नाम याद रखना है और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको फैला रहा है, ऐसे आपको याद रखना है। ये मैचिंग में आ सकते हैं या एक नंबर में सीधा भी आ सकते हैं। उसके बाद आता है कि फूड पॉइजनिंग क्या होती है। अब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो हमारे खाने में आ गया है तो वो क्या करेगा, हमारे खाने को ख़राब कर देगा। हमारा जो फूड है उसको टॉक्सिक सब्सटेंसेस में वो कन्वर्ट कर देगा धीरे धीरे। उससे क्या होगा, फूड जो होगा पॉइजनस हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा। और अगर हम उस फूड को इंटेक कर लेते हैं तो हमें भी बीमारियां हो जाएंगी, सीरियस इलनेस हो सकती है। और अगर ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम आपने कर लिया है तो डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए देखा होगा ना, जब हम बाहर से बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा खा लेते हैं तो उसके बाद हमें वोमिटिंग हो जाती है, क्योंकि वो इतना उल्टा पुल्टा खा लिया है कि उसकी वजह से वो फूड जो है पॉइजनिंग हो गई है। तो उसकी वजह से उल्टी हो जाती है, उसकी वजह से लूज मोशन भी हो जाते हैं, और अगर ज़्यादा सीरियस केस है तो डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है फूड प्रिजर्वेटिव। जो हमारा खाना है अब हम उसको बचा के कैसे रखें। तो जो खाने को बचाने के कई सारे तरीके होते हैं। कुछ चीज़ों को हम नमक डाल के, कुछ में शुगर डालते हैं, कुछ में ऑयल डालते हैं, किसी में विनेगर डालते हैं। तो ये कुछ केमिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं।
तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड के अंदर नहीं होंगे तो ख़राब नहीं हो पाएगा। तो इनको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। और इसके अलावा कुछ हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट भी हम करते हैं, मतलब किसी चीज़ को हम गर्म करके रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अगर कोल्ड में रख देंगे, मतलब ठंडे टेम्परेचर पे, जैसे हमने फ्रिज के अंदर उसको डाल दिया है तो वो ख़राब नहीं होगा। जैसे दूध है, अगर हमने मिल्क को बॉयल कर लिया है तो वो 4-5 घंटे तक आराम से निकाल देगा, ख़राब नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम उसको फ्रिज में रख देंगे तो भी हम उसको ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो हीट और कोल्ड ट्रीटमेंट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद है पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क। जो मिल्क पैकेट में आ रहा है वो कैसे 2-3 दिन तक चल जाता है, वो आपसे पूछा गया। तो ये वाला जो मिल्क होता है, जो पैकेट वाला होता है, वो पॉस्चराइज्ड मिल्क होता है। और पॉस्चराइजेशन कैसे होती है, आपने मिल्क लिया और हमने उसको हीट किया है 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए, और उसके बाद उसको सडन चिल्ड कर दिया है। पहले 15 सेकंड तक आपने 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया और उसको फिर एकदम से उसको ठंडा कर दिया, और फिर हम उसको स्टोर कर लेते हैं। तो इस टाइप का जो मिल्क होता है, जो ये प्रोसेस से पास कर रहा है, गो थ्रू कर रहा है, उसको हम बोलेंगे पॉस्चराइज्ड मिल्क। और ये जो प्रोसेस होती है पॉस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, लुई पाश्चर ने की थी। उसी के नाम पर इसको पॉस्चराइजेशन बोला गया है। अब होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक मैंने क्या, जैसे राइजोबियम जो होता है वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर रहा है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट कर रहा है। अब ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये ल्यूगिमिनस प्लांट की रूट के अंदर रहता है। तो ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करेगा तो ये मिनरल्स जो होंगे ये प्लांट के अंदर जाएंगे। प्लांट को ये मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है, और बदले में जो प्लांट कार्बोहाइड्रेट बना रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उस फूड को ये कंज्यूम कर लेगा। तो ये क्या कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, फूड को, शेल्टर को शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो ऐसी जो रिलेशनशिप होती है उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। और ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, मतलब ये जो बैक्टीरिया है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहा है। प्लांट ने बैक्टीरिया को क्या दिया है, प्लांट ने बैक्टीरिया को फूड दिया, रहने के लिए उसको शेल्टर दे रहा है, उसकी जड़ों के अंदर रह रहा है ना, तो उसको शेल्टर भी दे रहा है। और बदले में जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, वो उसको मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है जिसमें दो बैक्टीरिया या लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फूड और शेल्टर को शेयर कर रहे हैं। अब बात आती है कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। नाइट्रोजन साइकिल क्या बोलेंगे हम, जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर के अंदर, अब राइजोबियम बैक्टीरिया क्या कर रहा है, उस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज कर रहा है, फिर वो सोयल के अंदर चली गई। अब सोयल में क्या हुआ है, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की तो वो प्लांट के अंदर चली गई, प्लांट से फिर प्लांट को ह्यूमन ने और एनिमल्स ने ईट कर लिया तो उनके अंदर चली गई। तो इस तरीके से फिर क्या होगा, जब एक टाइम के बाद ह्यूमन या एनिमल मर जा रहा है या फिर वो यूरिन पास कर रहा है, तो क्या करेंगे, वो फिर से जो नाइट्रोजन है वो फिर से मिट्टी के अंदर आ जाएगी, हवा के अंदर चली जाएगी। तो ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहती है, इसको हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी या फिर हमारे पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में जितनी भी नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट रहती है। उसके बाद एल्गाई। एल्गाई क्या होती है, एल्गाई जो होता है एक एक्वेटिक प्लांट होता है, और ये एल्गाई जो काई होता है ना उसको हम एल्गाई बोलते हैं। ये एक्वेटिक प्लांट है और ये ग्रीन कलर का है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ये होती है एल्गाई। अब होते हैं एंटीबायोटिक्स। क्या होते हैं, जो हम मेडिसिन्स लेते हैं ना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने का काम करती है या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देती है, उसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। और ये एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं। उसके बाद है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये सिंगल सेल वाला होता है, इसको आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। और ये प्रोकार्योटिक है। प्रोकार्योटिक का मतलब है कि इसका जो न्यूक्लियस है ना उसकी मेम्ब्रेन नहीं है, ये आगे आएगा, ये बड़ी क्लासेस में आप पढ़ेंगे। उसके बाद है कैरियर। अब हमने क्या देखा था कि जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज़ को फैला रहे हैं उनको हम पैथोजन बोल रहे हैं। अब जो पैथोजन होते हैं, अब वो क्या, हाँ, मिट्टी में हैं, एयर में हैं, वाटर में हैं, तो वो वहाँ से हमारी बॉडी में कैसे आएंगे, तो उनको वहाँ से ऐसे जो डिजीज़ काज करने वाले जो पैथोजन हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको वहाँ से हमारी बॉडी तक कैरी करने में जो हेल्प कर रहा है ना उसको कैरियर बोलेंगे।
तो मच्छर या मक्खी करते हैं ऐसा, वो क्या करेंगे, जहाँ पे भी गंदगी है, जहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसी जगह पे जाके बैठ जाएंगे और फिर उनकी बॉडी के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, पैथोजन आ जाएंगे और फिर वो आके हमारी बॉडी के ऊपर आके बैठ जाएंगे और हमें काट लेंगे, तो वो पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा और इस तरीके से हम बीमार हो जाते हैं। या फिर उन्होंने क्या किया, कहीं गंदगी पे वो बैठे थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी से चिपक गया है, फिर वो जाके पानी पे या खाने पे बैठ गए और वो पानी या खाना हमने खा लिया तो हमारी बॉडी में चला गया। तो इस तरीके से मच्छर या जो मक्खी होती है, हाउस फ्लाई या फिर मॉस्किटो, वो क्या कर रहे हैं, पैथोजन को हमारी बॉडी तक लेके आने का काम कर रहे हैं। एक हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर उसको एंटर करा रहे हैं, तो इनको हम कैरियर बोलते हैं। अब बारी आती है कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती हैं, वो कौन सी होती हैं। ऐसी जो डिजीज़ जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फैल जाती हैं, और फैलेंगी कैसे, थ्रू एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो ऐसे डिजीज़ को हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़। और ये इनको फैलाने का काम कौन कर रहा है, ये जो होती हैं, ये इनको हम माइक्रोबियल डिजीज़ बोलते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से फैली थी। एक हेल्दी पर्सन से एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन के अंदर जो बीमारी फैल गई है ना, और थ्रू दी वाटर, एयर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, वो होती है कम्युनिकेबल डिजीज़। जैसे मान लिया एक बच्चे को कोल्ड है, अब वो क्या करेगा, वो छींक मारेगा, तो जैसे ही उसने छींक मारी तो वो सारे के सारे बैक्टीरिया एयर के अंदर आ गए, और जो पर्सन उसके पास बैठा था फिर उसने उसी हवा में सांस ली और वो उसके बॉडी में एंटर कर गए। तो इस तरीके से कोल्ड क्या हुआ, एक आदमी से दूसरे में फैल गया ना, एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में फैल गया। कैसे फैला, एयर के थ्रू फैला। ऐसे ही फिजिकल कॉन्टैक्ट से कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ वाटर से होती हैं, तो इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलेंगे। और नॉन कम्युनिकेबल होती हैं इसकी उल्टी, जो नहीं फैलती, जैसे फीवर या टीबी तो फिर भी खैर, जैसे मान लिया किसी को कैंसर है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि जो उसके साइड में बैठा होगा उसको भी हो जाएगी, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। उसके बाद है फर्मेंटेशन। क्या होती है, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, उसको बोलेंगे फर्मेंटेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट इज़ कॉल्ड फर्मेंटेशन। फंगस क्या होता है, फंगस जो होती है वो नॉन ग्रीन प्लांट ही होता है। वो फंगस भी एक प्लांट है, लेकिन वो नॉन ग्रीन है। नॉन ग्रीन है तो क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर कैसे भी हो सकते हैं। लैक्टोबैसिलस का हमने देख लिया, जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, बैक्टीरिया है ये एक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने देख लिए, जो बहुत छोटे हैं, जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। चार उनकी कैटेगरी हैं, वो भी हमने देख ली। नाइट्रोजन साइकिल हमने देख लिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने देख ली। और कौन कर रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइजोबियम कर रहा है। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है, और राइजोबियम ये करता है। पोस्चराइजेशन हमने देख लिया, मिल्क को हम बॉयल करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए, और उसके बाद फिर उसको सडन कूल कर देंगे। पैथोजन हमने देख लिया, जो डिजीज़ काज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम पैथोजन बोलेंगे। प्रिजर्वेशन हमने देख लिया, फूड को हम ख़राब होने से जो बचा रहे हैं, प्रिवेंटेटिव जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, उसको हम बोलेंगे प्रिजर्वेशन। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होते हैं, और प्रोटोजोआ से कौन सी बीमारी फैलती है, प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या बोलते हैं इसको, मलेरिया को फैला रहे हैं। और इसका जो कैरियर है वो कौन है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। राइजोबियम हमने देख लिया। वैक्सीन, अब ये देखो वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन जो होती है इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। क्यों, ताकि हम अपनी बॉडी को डिफेंड कर सकें, इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीन एक सब्सटेंस है, हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया गया, उसके बाद हमारी बॉडी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, वो डिफेंस का काम करेंगे। जैसे बाहर से कोई हमला करता है, मान लिया पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर हमला कर दिया, तो बदले में क्या करेगा, जो इंडिया की जो फ़ौज होगी, जो आर्मी होगी, वो उनके साथ लड़ाई करेगी। और अगर हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो बाहर वाला जो पाकिस्तानी जो हमारे ऊपर जो अटैक कर रहे थे उनको मार डालेगी और हमारे देश में घुसने नहीं देगी। उसी तरीके से सेम होता है हमारी बॉडी के साथ। अगर बाहर से हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको मारने की कोशिश करेगी। उसको मारने के लिए हमारी बॉडी के अंदर कुछ शोल्डर जो होंगे, शोल्डर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाएंगे, और वो उनके साथ लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे। और अगर वो उनको मार डालेंगे
तो हम बीमार नहीं होंगे। लेकिन अगर हमारे जो शोल्डर हैं वो वीक हैं, जो हमारे सोल्जर हैं वो वीक हैं और वो उनको नहीं मार पाए, अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए, तो हम बीमार हो जाएंगे। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है, पहले ही हमारी बॉडी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डाल दिया जाता है। वो क्या करेंगे, फिर उससे लड़ने के लिए उस टाइप की अगर कोई बीमारी होगी, जैसे मान लिया पोलियो की हमें बचपन में क्या किया जाता है, ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। उससे क्या होता है, पोलियो से लड़ने के लिए जो सोल्जर हमारी बॉडी को चाहिए वो अब हमारी बॉडी में चले गए हैं। अब अगर कभी भी फ्यूचर में पोलियो का माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में जाता है तो उससे लड़ने के लिए हमारे पास सोल्जर है, तो वो उसको लड़ लेगा, उसको मार भगाएगा और हमें पोलियो नहीं होने देगा। तो वैक्सीनेशन का काम यही है। ये हमारी बॉडी के अंदर सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, एंटीबॉडीज़ को पैदा कर देती है। उनको एंटीबॉडी बोलते हैं, एंटीबॉडी को पैदा कर देती है। वायरस हमने देख लिया, ये नॉन लिविंग सेल होते हैं, लेकिन जैसे ही लिविंग बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये लिविंग हो जाएंगे। ईस्ट जो होता है, ईस्ट यूनिसेलुलर है और फंगस है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।